प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक अधिनायकवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिनायकवाद आधुनिक शासन प्रणालियों में भी देखने को मिलता है। जैसा कि हम देखते हैं कि आधुनिक शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर अधिनायकवादी व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान युग में इस तरह की व्यवस्थाओं को बदलकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाती है और फ्रांस में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं, जहां पर एक लंबे समय तक अधिनायकवादी तंत्र ने शासन किया और जिसका वहां के नागरिकों ने तीव्र विरोध करते हुए इसे समाप्त करने का ऐतिहासिक प्रयास भी किया। एशियाई राष्ट्रों में भी अधिनायकवादी जो शासन है वह हमें इसके एक नए रूप अर्थात सैनिकवाद के रूप में देखने को मिलता है। अरस्तु मूल रूप से इस तरह के तंत्र को स्वीकार नहीं करता, बल्कि इसे वो नकारात्मक घोषित करता है, क्योंकि इस तंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता। इसमें नागरिक अधिकार का भी कोई अर्थ नहीं होता, न वह नागरिकों को प्राप्त हो पाते हैं। अब हम देखते हैं कि अधिनायकवाद का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप। इस तरह के शासन तंत्र में संप्रभुता एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। यही व्यक्ति वास्तविक संप्रभु होता है। अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति के अनुसार आदेश प्रसारित करना, उन्हें लागू करना, उनकी पालना करना, यही अधिनायकवादी तंत्र का मुख्य कार्य होता है। जनसाधारण की भावनाओं, इच्छाओं को कुचलना ही परम कर्तव्य शासक का माना जाता है। ऐसे तंत्र में शासक का पद योग्यता के आधार पर नहीं, वरन शक्ति एवं बल के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से उसे पाने का प्रयास किया जाता है। अतः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका संबंधी शक्तियों को एक ही व्यक्ति वहन करता है। यही सर्वाधिकारवादी शक्तियों का प्रयोग भी करता है। प्राचीन अधिनायक तंत्र और आधुनिक अधिनायक तंत्र में व्यापक अंतर पाया जाता है। प्राचीन युग में सिसिली के शासक गैरिबाल्डी ने 1860 में जो अधिनायकवाद लागू कर दिया था, उसका उद्देश्य जन कल्याण था। मार्क्स ने भी जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायक क्षेत्र की अवधारणा का विकास किया, उसका भी कार्य जन कल्याण करना ही था। आधुनिक युग में इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। अब अत्याचारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुशता आदि में शासक की इच्छाएं सर्वोपरि होती हैं। एक दलीय अधिनायकवाद की स्थापना के लिए क्रांतियां, विद्रोह होते रहे हैं। यह शासन किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, केवल मात्र स्वयं के लिए शक्तिशाली बनाने, सर्वोपरि सिद्ध करने का प्रयास होता है। अधिनायकवाद की विशेषताएं क्या हैं वह हम देखते हैं। अल्फ्रेड कॉबिन के अनुसार अधिनायकवादी तंत्र एक ऐसे व्यक्ति का शासन होता है जिसमें शासक का पद छल, कपट, हिंसा, बल आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि अधिनायक तंत्र में शासक सर्वशक्तिशाली, निरंकुश, स्वेच्छाचारी बन सकता है। वह दूसरे मनुष्यों को मनोवैज्ञानिक रूप से अपने नियंत्रण में रखकर उसकी भावनाओं, इच्छाओं, स्वतंत्रताओं को कुचल कर रख सकता है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता की भावना इसमें नहीं के बराबर होती है। इसमें नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति शासक की इच्छाओं को मानने से इनकार करेगा, उसके विरुद्ध हिंसात्मक तरीके से बल प्रयोग, बदले की भावना से दंडित किया जाता है। अधिनायक तंत्र के प्रकार क्या हैं उनको देखते हैं। इस तंत्र को समझाने के लिए इसका विभाजन किया जा सकता है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र को दो प्रकार के भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राचीन युग का अधिनायक तंत्र। शासक के सामने आकस्मिक संकट उत्पन्न होने से इसका सामना करने के लिए इसकी स्थापना की जाती थी। रोम में कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष अधिकारियों की विशेष शक्तियाँ अलग से प्रदान की जाती थी। इसलिए संकट का सामना करने के लिए असीम शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसका सामना किया जाता था। इसमें संकट विशेष परिस्थितियों के बाद अधिनायक अधिकारी का कार्य भी समाप्त हो जाता था। इस तरह सिसिली के शासक ने 1860 में गैरिबाल्डी ने इसी तरह का प्रयोग किया था। यद्यपि यह लोक कल्याणकारी, वैध, उत्तरदायी और नियंत्रण रखने के लिए लाभदायक सिद्ध होता था। दूसरा प्रकार हम देखते हैं समकालीन अधिनायक तंत्र का। प्राचीन युगीन अधिनायक तंत्र के विपरीत इसका प्रयोग किया जाता है।
किसी राज्य में स्वतंत्र रूप से राज्य क्रांति, उसके बल एवं हिंसा के आधार पर शक्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अधिनायक तंत्र की स्थापना करता है, जिसमें ऐसा अधिनायकवाद शासक किसी के भी नियंत्रण से मुक्त होता है। इसमें षड्यंत्रों के माध्यम से सत्ता पाई जाती है। आधुनिक समय में इसके रूप में सैनिक शासन, आपातकाल और तानाशाही को जनता पर थोपने के लिए लागू किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में समकालीन रूप से मनमानी, सत्ता का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या, मानवीय स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा है। एलन पॉल ने आधुनिक युगीन अधिनायक तंत्र के 2 रूप निर्धारित करने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। पहला है सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र। सन 1930 की औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान व तकनीकी संचार के साधनों आदि का विकास होने के कारण इस तंत्र का उदय हुआ है। साम्यवादी शासन प्रणालियों का उदय एक दल विशेष की सरकार की स्थापना से लिया जाता है। इसमें विचारात्मक रूप से एक ही व्यक्ति सर्वोच्च सत्ता की शक्तियों का समर्थन व प्रयोग करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो व्यवस्था है उसमें पूर्वी यूरोप में सर्वाधिकारवादी गढ़ स्थापित करने के प्रयास किए थे। साम्यवादी रूस, चीन, इटली, जर्मनी में इस तरह के तंत्र की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी में भी ये तंत्र स्थापित हुए थे। अब जो सर्वाधिकारवादी तंत्र है वो क्या कार्य करता है वो हम देखते हैं। ऐसे तंत्र को जनता भी ग्रहण करती है। एक दल विशेष के द्वारा राष्ट्रीय नीति के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। ये राजनीतिक रूप से स्थापित होकर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त करता है। न्यायपालिका के निर्णय पर भी शासन का नियंत्रण होता है। जनता द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाकर बल्कि इसकी स्थापना क्रियान्वयन में भी व्यापक समर्थन किया जाता है। संपूर्ण रूप से राजनीतिक विचारधारा के रूप में इसे सक्रियता से संचालित किया जाता है। इस तंत्रवादी व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र, यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में देखने को मिलता है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया था वहाँ स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र को अस्थायी शासन के रूप में अल्पकालीन अवधि के लिए ग्रहण किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार से कार्य किए जाते हैं। पहला, शासन व्यवस्था में लगे हुए लोगों के हाथों में सत्ता होने से दूसरे राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, रोक लगाकर विरोधियों के रूप में सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसमें स्वतंत्र चुनावों पर पाबंदी लगाई जाती है और स्वेच्छाचारी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। इसमें संवैधानिक संशोधन तेजी से किए जाते हैं। शासक अपना पद बचाने के लिए मनमाने तरीके से आदेश भी प्रस्तावित करता रहता है। नागरिक स्वतंत्रताओं, मौलिक अधिकारों, प्रेस आदि की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसमें सैनिक विद्रोह करके सैनिक शासन थोपा जा सकता है। सत्ता का जो वर्ग होता है वो शक्ति, बल, छल, कपट, षड्यंत्र आदि के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करता है। अब अधिनायक तंत्र की विशेषताएं क्या हैं? पहली है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध। लोकतंत्र का ये शत्रु माना जाता है। इसमें जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। जनता में न्याय, समानता, स्वतंत्रता की पालना नहीं की जाती बल्कि जनता और शासक वर्ग के बीच अंतर कर दिया जाता है। हिंसा व षड्यंत्र में विश्वास, इस तंत्र में एक दूसरे के विरुद्ध विश्वास की भावना समाप्त हो जाती है। अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए हिंसा एवं षड्यंत्र की अधिकता इसमें पाई जाती है एवं इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। राज्य को सर्वोच्च स्थान, जनता, समुदाय, संघ, संगठनों, संस्थाओं आदि में राज्य को ही सर्वाधिक उच्च स्थान दिया जाता है। राज्य से ऊपर कोई अन्य नहीं होता। राज्य का मुख्य कार्य युद्ध करना और युद्ध में विजय प्राप्त करना है। इसके अलावा राज्य का कोई कार्य नहीं होता। उग्रवादी विचारधारा का इसमें समर्थन किया जाता है। हिंसात्मक रूप से हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। हिटलर, मुसोलिनी की विचारधारा इसी के अनुकूल रही है। विरोधियों का इस तरह के शासन में राज्य की जो भी आलोचना करता है उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके विरोधी राजनेताओं की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई। राज्य के अन्य राजनीतिक दलों पर पाबंदी, प्रतिबंध, रोक लगा दी जाती है। एक पार्टी का शासन इसमें पाया जाता है। अन्य दलों या अन्य समूहों का अस्तित्व इसमें नहीं होता और न ही उन्हें पनपने दिया जाता है। अनुशासन भी इसमें कठोर होता है और राष्ट्रीय सेवा भक्ति के परीक्षण के बाद ही किसी दल का उसको सदस्य बनाया जाता है। केंद्रीकरण का महत्व है। इस तंत्र में सभी प्रकार
की शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया जाता है। नीचे के स्तर पर शक्ति को छीनकर शक्ति केंद्रीय स्तर पर ऊपर की ओर बढ़ाई जाती है। शासन के समस्त निर्णय उच्च स्तर पर ही किए जाते हैं। इसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया कठोरता से निर्णयों को लागू करती है। अब अधिनायक तंत्र के लक्षण क्या हैं? पहला है, यह तंत्र प्रचार पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसमें जनता के नागरिकों में भय, डर, आतंक उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते हैं। समाज, संगठन, संस्थाओं, संघों पर भी कठोर नियंत्रण किया जाता है। शासक एक असाधारण सत्ताधारी युक्ति का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर CB गैना ने इसके जो लक्षण बताए हैं उनको हम देखते हैं। इस तंत्र में नेता के अस्तित्व को सर्वोच्च और सर्वव्यापी माना जाता है। इसमें शासक की कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। इस तंत्र में नेता का गुणगान का महत्व होता है। शासक का आतंक पूरे साम्राज्य में पाया जाता है। शासक आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है। इस तंत्र में अंततोगतवाद, सैनिकवाद का सहारा ही लिया जाता है। अब अधिनायकवाद के कुछ गुण भी हैं, हम देखते हैं उसे। पहला है, अधिनायकवाद से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जिसमें समय की पाबंदी सभी के लिए अनिवार्य होती है। इससे राष्ट्र का सर्वव्यापी विकास बहुमुखी रूप से किया जा सकता है। राष्ट्र में योजनाओं, विकास कार्यों को प्रशासनिक सतर्कता और पूर्ण देखरेख से पूरा किया जाता है। इसमें राष्ट्र की एकता, एकीकरण, अखंडता, सुरक्षा की स्थापना अनिवार्य होती है। इस तंत्र के अधीन राष्ट्रों में देशभक्ति, बलिदान करने के लिए नागरिकों से आह्वान किया जाता है। इसमें शासक के आदेशों में कठोरता पाई जाती है। इसमें युद्धकालीन परिस्थितियों का सामना करने में तत्परता बरती जाती है। यह शासन नागरिकों को अनुशासित करने का जरिया माना जाता है। यह तंत्र जन सहभागिता के बिना ही संचालित कर लिया जाता है। इसमें शासन के कार्यों में गोपनीयता बरती जाती है। अब अधिनायक तंत्र के दोष क्या हैं? यह व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं विकास में बाधक माना जाता है। यह जनसाधारण के शोषण का प्रतीक माना जाता है। यह तंत्र राष्ट्र के लिए घातक माना जाता है। इसमें लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए संघर्ष के पहलू ज़्यादा होते हैं। इसमें समाज कल्याण की भावना लुप्त हो जाती है। बेकारी, भुखमरी, असहाय लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रहार करता है और नागरिकों के समूह संघ बनाने, विचार अभिव्यक्ति आदि पर इसमें पाबंदी लगाई जाती है। निष्कर्ष, अधिनायक तंत्र के बारे में चाहे जो भी हो, मगर यह तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि तंत्र वर्तमान युग में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके कुछ लाभ हैं और कुछ हानि दोनों ही हैं। लेकिन किसी राष्ट्र में अल्पकालीन के बजाय दीर्घकाल तक इस व्यवस्था को अपनाया जाना उचित नहीं कहा जा सकता। आधुनिक समय में सद्भावना, भाईचारा, शांति आदि को इस तंत्र के माध्यम से नहीं कुचला जा सकता।